हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब मजे में होंगे। पिछले वीडियो में हमने एक्टिव पैसिव कैसे पहचाने, दिए गए सेंटेंस इसमें से दिया गया सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, वो उसको कैसे पहचाने उसके बारे में हमने अच्छे से डिटेल में चर्चा की थी। क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो भी हमने देखा था और कुछ सेंटेंसेस भी देखे थे। इस वीडियो में हम उसका थोड़ा 2-5 मिनट में रिकैप करेंगे, मतलब कि आप भूल तो नहीं गए हो ना, वो चेक कर लेते हैं और उसके बाद एक्टिव में से पैसिव कैसे बनाते वन बाय वन आने वाले वीडियोस में देखेंगे। क्यों? क्योंकि एक वीडियो में हम सारी चीजें कवर नहीं कर सकते, हम धीरे 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 अच्छे से सीखने वाले हैं। इसीलिए अगर एक वीडियोस में सिखाना है तो बहुत सारे लोग सिखाते भी है, लेकिन वो क्या होता है, इतनी स्पीड में सारी चीजें इंफॉर्मेशन फटाफट आपको बता देते हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे क्या ना करे, है ना। तो ये वीडियोस ऐसे लोगों के लिए है, खास करके जिनको इंग्लिश में अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उनको टारगेट करके वीडियोस बनाता हूँ। ऐसे लोग नहीं जो अपने आप खुद से भी सीख सकते हैं, है ना। वो तो ये वीडियो से उनको तो बेनिफिट होगा ही, लेकिन ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट्स जिनको बहुत ही तकलीफ हो रही है इंग्लिश सीखने में, कहाँ से शुरू करे क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो सारी चीजें मैं बाय वन एक एक करके डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। कुछ भी चीज अगर आप मिस कर दीजिएगा या फटाफट मतलब देख लेंगे तो आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी, है ना। तो वीडियो को अच्छे से टाइम लेके धीरे धीरे लास्ट तक बने रहिए। तो चलो हम कुछ सेंटेंस को देखते हैं कि एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है ना। मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ, चलो देखते हैं। पहला सेंटेंस है, विजय लर्न्स इंग्लिश। दूसरा सेंटेंस है, he is taught English। तीसरा सेंटेंस है, I am given a task every day। चौथा सेंटेंस है, this pen is sold separately। Okay, just a second। ओके, तो हमने देखा था कि सबसे पहले दिए गए सेंटेंस इसमें से क्या ढूंढना है। सबसे पहले क्या ढूंढना है मुझे बताओ। दिए गए सेंटेंस एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है, मुझे बताओ। चलो फटाफट 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 कैसे बताओगे आप। अरे यार, मैंने कौन सी पेन ले ली। येलो नहीं दिखेगा, येलो नहीं दिखेगा, रेड लेता हूँ। चलो, एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है, डिसाइड कैसे करोगे। एक मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो, एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा, सारे जितने भी जो भी सेंटेंस का हमें पैसिव वॉइस है कि एक्टिव वॉइस है वो डिसाइड करना है। वो सेंटेंस का सबसे पहले क्या ढूंढना है, उस सेंटेंस में हमें वर्ब ढूंढना है। हमें वर्ब आना चाहिए। हमें क्या आना चाहिए, वर्ब आने चाहिए। हमें क्या आने चाहिए, वर्ब आने चाहिए, है ना। तो मैंने क्या किया, चार सेंटेंसेस में से, चारों में से मैंने क्या ढूंढ लिया, वर्ब ढूंढ लिया, है ना। वर्ब ढूंढना आना चाहिए। वर्ब नहीं आते तो हमें पहले वर्ब ढूंढना सीखना पड़ेगा, यानी कि हमें वर्ब आने चाहिए, बहुत सारे वर्ब आने चाहिए, है ना। कम से कम 400-500 वर्ब्स तो आने चाहिए जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, हर जगह बोले जाते, लिखे जाते। जहां पर भी देखो, बुक्स में, स्टोरी में, कहीं पर भी, न्यूज़पेपर में, वो ही वर्ब्स होते हैं। वो 400-500, 400 to 500 वर्ब्स तो हमें आनी चाहिए। ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, मेरी चैनल पे भी मिल जाएंगे, है ना। तो दूसरा स्टेप क्या है, चलो हमने वर्ब्स ढूंढ लिया। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि वो V3 है कि नहीं है, वो डिसाइड करो।
इसके बाद का दूसरा स्टेप क्या है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है कि नहीं है। वर्ब ढूंढ लिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है, फोर्थ फॉर्म होता है, फिफ्थ फॉर्म होता है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है कि नहीं है वो डिसाइड करो। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है नहीं है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। क्या हुआ इसको, हो क्यों नहीं रहा, अच्छा अभी हुआ। वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दी गई है सेंटेंस में तो वो एक्टिव वॉइस होगा, पैसिव वॉइस नहीं होगा। समझ में आ रही है बात। पिछले वीडियो में भी हमने डिटेल में देखा था, फिर से यहाँ पर हम डिटेल में देख रहे हैं, क्योंकि बार बार जो चीज हम करते हैं उसी को हम अच्छे से समझ पाते, वही चीज हमें अच्छे से आती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, कैसे पता चलेगा, तो वो मैंने वर्ब का जो मेरा लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है कि वर्ब की पहली फॉर्म कैसी होती है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, क्या क्या चीजें होती है। यहाँ वो समझाऊंगा तो फिर वीडियो अलग हो जाएगा, एक्टिव पैसिव की जगह दूसरा वर्ब फॉर्म्स का वीडियो बन जाएगा। तो वो वीडियोज आप देख सकते हो चैनल पे जाके, वर्ब फॉर्म्स लिखा होगा वीडियो में, है ना ऊपर। तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, यानी ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अभी हम क्या देख रहे हैं, दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है वो डिसाइड करो। क्योंकि अगर हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो उसका मतलब नहीं जान पाएंगे, एग्जैक्ट वो सेंटेंस हमें क्या कहना चाहता है नहीं जान पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं या कोई व्यक्ति बोल रहा है इंग्लिश, हम सुन रहे हैं, तो हमें पता नहीं चलेगा कि उसका मतलब क्या होता है। तो हुआ ना ये स्पोकन का टॉपिक, है ना। तो स्पोकन का टॉपिक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ग्रामर में आप कुछ पढ़ लो और बोलते रहो बोलते रहो। जो भी चीज आप पढ़ते हो उसको अच्छे से समझो, ताकि जब कोई व्यक्ति कुछ बोले या कहीं हम पढ़ रहे हो तो हमें उसका मतलब समझ में आए, है ना। तो एक्टिव पैसिव अगर हमें आता है तो ही इंग्लिश का मतलब, वो सेंटेंसेस का मतलब समझ में आएगा। वो हम इसके बाद देखने वाले हैं कि क्या डिफरेंस होता है एक्टिव और पैसिव में। ओके, तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है अभी ये दूसरा सेंटेंस, ही इज टॉट इंग्लिश। अच्छा, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है, फुल स्टॉप होना जरूरी है ना। तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो आपको पता होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो मैंने अभी क्या बताया कुछ देर पहले, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो एक्टिव वॉइस। लेकिन यहाँ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है। हो भी सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो पैसिव वॉइस ही होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना, तो आपको बाद में कभी भी लाइफ में एक्टिव पैसिव फिर से कहीं और से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला मुद्दा क्या है, अगर सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, या वर्ब की फोर्थ फॉर्म है या फिफ्थ फॉर्म है, थर्ड फॉर्म नहीं है, तो सेंटेंस वो एक्टिव वॉइस में ही होगा। पहला रूल, अगर लिखना है तो लिख लो, अगर लिखना है तो लिख लो, बाद में पढ़ोगे तो रिकेप होगा, रिपीटेशन होगा, बहुत काम आएगा। कुछ दिन आप रिपीट करोगे, बाद में कभी भी लाइफ में आपको ये चीजें रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो वो एक्टिव वॉइस ही होगा, पहला रूल। दूसरा रूल क्या है, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो या तो वो पैसिव वॉइस होगा या वो परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस होगा। क्या मैंने बोला, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है तो या तो वो एक्टिव वॉइस में होगा या पैसिव वॉइस में होगा। तो सर अभी मतलब हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे एक्टिव वॉइस होगा या पैसिव वॉइस होगा। मैंने क्या बोला कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कौन से टेंस है, परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट पास्ट एंड परफेक्ट फ्यूचर, ये तीनों में से कोई भी टेंस हो सकता है। अगर वो नहीं है तो वो पैसिव वॉइस ही होगा।
हमारे पास दो ऑप्शन बचे। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो या तो पैसिव वॉइस होगा या परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट पास्ट या परफेक्ट फ्यूचर होगा। अब तीसरा स्टेप में ये डिसाइड करते हैं कि अब वो पैसिव वॉइस है या तो एक्टिव वॉइस में परफेक्ट टेंस है। वर्ब के आगे का हेल्पिंग वर्ब देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वर्ब के आगे का हेल्पिंग वर्ब देखो। मैंने पिछले वीडियो में आपको अच्छे से बहुत ही डिटेल में धीरे धीरे बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के आगे टू बी का वर्ब है। टू बी के कौन कौन से वर्ब है, टू बी के फॉर्म्स कौन कौन से है? एम, इज, आर, वॉज, वर। यहाँ पर जगह है, मैं लिख देता हूं। अच्छा दिख रहा है, चलो यहाँ पर जगह है, मैं लिख देता हूं। एम, इज, आर, was, were and be, being and been। इसको अच्छे से याद कर लो, ये 8 फॉर्म्स को अच्छे से याद कर लो, इसके बिना आपका पैसिव वॉइस नहीं बनने वाला है। एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और बीन के बिना पैसिव वॉइस नहीं बनने वाला है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के आगे इसमें से कोई भी वर्ब फॉर्म दिया है, टू बी का कोई भी वर्ब फॉर्म दिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो पैसिव वॉइस हो सकता है या तो परफेक्ट टेंस हो सकता है। परफेक्ट में परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट पास्ट, परफेक्ट फ्यूचर। लेकिन कब परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट पास्ट, परफेक्ट फ्यूचर होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म के आगे हैव, हैज, हैड या विल हैव ऐसा कुछ आता है, हैव की फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के आगे हैव की फॉर्म आती है तो ही वो एक्टिव वॉइस हो सकता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के आगे इसमें से कुछ आता है तो वो पैसिव वॉइस ही होगा। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के आगे क्या इज है, इज इसमें दिया है, ये रहा, इसका मतलब ये क्या है? पैसिव वॉइस। क्लियर हो रही है बात बच्चों? आपको समझ में आ रहा है एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस कैसे डिसाइड करेंगे? सिर्फ 3 से 5 सेकंड का खेल है, लेकिन पहले अच्छे से समझ लो। तो अगर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है ये कंसेप्ट तो आप एक्टिव पैसिव ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल पाओगे, है ना। एक्टिव पैसिव ऐसे रैंडमली नहीं बताना है हमें, हमें टॉपिक अच्छे से समझना है और फिर बोलना है कि सर ये एक्टिव ही है क्योंकि ये रूल है, ये पैसिव ही है क्योंकि पैसिव के ये रूल है। रूल को समझो, रूल्स को समझ लोगे तो एक्टिव पैसिव क्या ग्रामर में कुछ भी आपको समझ में आएगा, और कुछ भी आपको समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया तो आप उस प्रकार के सेंटेंस को समझ पाओगे जब आप रीडिंग कर रहे हो, लिसनिंग कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, इंग्लिश मूवीज देख रहे हो। और अगर समझ में आता है तो ही आपको इंग्लिश का लेवल है आपका बढ़ेगा, आपको चीजें याद रहेगी, किस चीज को क्या बोलना है वो याद रहेगा अगर आपको वो चीजें समझ में आती है। उसके बाद का सेंटेंस है गिवन। गिवन वर्ब कौन से वर्ब का फॉर्म है? गिव, GIVE, गिव का थर्ड फॉर्म है तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर थर्ड फॉर्म है तो हमें क्या चेक करना है कि उसके आगे एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन इनमें से कुछ दिया है? यस, एम दिया है, एम, ये रहा एम। इतना जो लिस्ट है उसमें से कुछ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म के आगे दिया है तो वो पैसिव वॉइस है। क्या है वो? पैसिव वॉइस। समझ में आ रहा है? बस इतना ही है, कुछ नहीं है। एक्टिव का पैसिव कैसे बनाएंगे इसके बाद हम देखते हैं, है ना। तो ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। ये कौन सा है वर्ब का थर्ड फॉर्म है? यस, SELL, सेल। सेल यानी बेचना, उसकी थर्ड फॉर्म क्या है? सोल्ड। सेकंड फॉर्म भी सोल्ड है सर, सेकंड फॉर्म भी सोल्ड है, थर्ड फॉर्म भी सोल्ड है। बहुत सारे वर्ब्स की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती है,
सेल की सेकेंड फॉर्म भी सोल्ड होती है, थर्ड फॉर्म भी सोल्ड होती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेकेंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है? डायरेक्ट आपने तो लिख दिया सर कि ये थर्ड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म क्यों नहीं हो सकती? सेकेंड फॉर्म क्यों नहीं हो सकती? अभी तो आपने बोला कि सेकेंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म दोनों सेम हो सकती है बहुत सारे वर्ब की। तो कैसे तय करें कि वो सेकेंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म? क्योंकि जब तक हम दिया गया वर्ब का फॉर्म सेकेंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तब तक हम अगला स्टेप नहीं ले पाएंगे। अगला स्टेप कौन सा है? अगला स्टेप हमारा यह है कि वो मतलब एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है, वो डिसाइड करने के लिए हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि दिया गया जो वर्ब फॉर्म है वो सेकंड थर्ड फॉर्म है कि नहीं है। लेकिन अभी आपने नया मुद्दा छेड़ दिया कि वो सेकंड फॉर्म भी हो सकता है, थर्ड फॉर्म भी हो सकता है, क्योंकि दोनों सेम हो सकते हैं बहुत बार। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं अब कि कैसे डिसाइड करेंगे कि दिया गया वर्ब फॉर्म सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म नहीं है। दोनों सेम होते हैं उस केस में। बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जहां पर तो हमें पता ही चल जाता है कि ये थर्ड फॉर्म ही है, क्योंकि उसका सेकंड फॉर्म ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन होता है ना? तो ऐसे भी है वर्ब जिसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग है, वहां पर तो तुरंत हमें पता चल जाएगा कि भाई ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ब है जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म, पास्ट टेंस का फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म सेम है। तो हम अगर ये हमें पता नहीं है तो फिर लोचा होगा, है ना? तो दिया गया फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है, वो कैसे डिसाइड करें? चलो अभी बता देता हूँ, लंबा लंबा नहीं खींचता हूँ, है ना? अगर वो वर्ब फॉर्म के आगे कुछ भी हेल्पिंग वर्ब दिया है, कुछ भी हेल्पिंग वर्ब, तो वो थर्ड फॉर्म ही होगा। सेकंड फॉर्म कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सेकंड फॉर्म के आगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब कभी भी नहीं आता इंग्लिश में। जैसे मान लो कि ये सोल्ड, सेल का सोल्ड सेकंड फॉर्म है, तो उसके आगे एम इज आर, वॉज वर, बी बीइंग बीन, कैन कुड, सेल शुड, विल वुड, मे माइट मस्ट, हैव हैज हैड, डू डज डीड, ऐसा कुछ भी नहीं आता। कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता अगर सेकेंड फॉर्म है तो। अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिया है, क्या क्या हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं सेकेंड थर्ड फॉर्म के साथ? ये एम इज आर, वॉज वर, बी बीइंग और बीन थर्ड फॉर्म के साथ हो सकते हैं। उसके अलावा हैव, हैज और हैड, ये तीन फॉर्म भी थर्ड फॉर्म के साथ हो सकते हैं। तो इस फैक्ट से हम तय कर पाते, डिसाइड कर पाते कि दिया गया फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म है। भले दोनों का स्पेलिंग सेम हो, दोनों सेम लगे, लेकिन हमें ये याद रखना है कि जो फॉर्म दिया है जिसका सेकंड थर्ड सेम होता है, वो फॉर्म के आगे अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, एम इज आर, वॉज वर, बी बीइंग बीन और हैव हैज हैड, इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिया है तो वो थर्ड फॉर्म ही होगा। इसीलिए ये थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म नहीं। अगर सेकंड फॉर्म होता तो उसके आगे एम इज आर, वॉज वेयर, बी बीइंग बीन, कैन कुड, सेल शुड, विल वुड कुछ नहीं आता। सेकंड फॉर्म हमेशा इंग्लिश के सेंटेंसेस में, इंग्लिश की पूरी दुनिया में जितना भी इंग्लिश है, दुनिया में जितना भी इंग्लिश लिखा है, बोला गया है कहीं पर भी, उसमें अगर सेकंड फॉर्म है तो उसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, और वो सिंपल पास्ट का सेंटेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस का। समझे बात? तो वो थर्ड फॉर्म ही होगा अगर उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब दिया है तो। अगर थर्ड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब में एम इज आर, वॉज वर या बी बीइंग बीन दिया है तो वो क्या होगा? पैसिव वॉइस। है ना? इजी। ओके, है कुछ कुछ नहीं है यार, एकदम इजी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर भी, तो इस वीडियो की जो स्पीड है वो थोड़ी कम कर दीजिए, 0.9, 0.8, 0.7 कर दीजिए, 0.75 कर दीजिए,
और बार बार जहां से आपको समझ में नहीं आ रहा है वहां से फिर से रिपीट कीजिए वीडियो को, बैक फॉरवर्ड या फास्ट फॉरवर्ड करके, है ना। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, जस्ट सेकंड। दूसरी स्लाइड। अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलें। लेकिन उससे पहले आपको क्या आना चाहिए, आपको टेंसेस आने चाहिए और मॉडल वर्ब्स आने चाहिए। मतलब हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को डायरेक्ट नहीं सीख सकते, उससे पहले हमें बहुत कुछ इंग्लिश में सीखना पड़ता है, सारे टेंसेस सीखने पड़ते हैं। तो वन बाय वन हम शुरू करते हैं, चलो। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। एक्टिव वॉइस दिया है तो हमें एक्टिव वॉइस तो पता होना चाहिए। एक्टिव वॉइस में क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। मैंने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा, डायरेक्ट क्यों अदर वर्ड्स लिखा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जहां ऑब्जेक्ट नहीं होता। देखो यहाँ पर मैं आपको प्रेजेंट सिंपल नहीं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, वो एक अलग टॉपिक हो गया, टेंस का टॉपिक हो गया, और वो मैंने मेरे चैनल पे बहुत ही डिटेल में पढ़ाए हैं, सारे टेंसेस बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं। एक एक टेंस को मैंने 10-10 दिन तक पढ़ाया है प्रैक्टिस के साथ। आप बोलोगे सर मैंने तो देखा है 15 मिनट में लोग खत्म कर देते 12 टेंसेस, ऐसा नहीं होता। टेंस को हमें अच्छे से पढ़ना पड़ता है। अगर ऐसा होता तो स्कूल में हमें 12 सालों तक फर्स्ट से लेकर 12 तक क्यों इंग्लिश पढ़ाई जाती, 15-15-20 मिनट में, आधे घंटे में सब ग्रामर टॉपिक खत्म हो गया ना। तो हमें अच्छे से पढ़ना पड़ता है, डिटेल में धीरे धीरे प्रैक्टिस करके। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो क्या है, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर है। मतलब कि हम जब कुछ बात कहना चाहते हैं, कुछ फैक्ट कुछ इंफॉर्मेशन किसी को देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तब हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म लिखेंगे, फिर अदर वर्ड्स लिखेंगे। जैसे आई लिव इन, सिटी का नाम लिखो या स्टेट का नाम लिखो, आई लिव इन दिल्ली, दोनों आ गया, स्टेट सिटी। आई लिव इन दिल्ली दिख तो रहा है ना आपको, आवाज आ रही है ना। आई लिव इन दिल्ली, दिल्ली कहते हैं, दिल्ली कहते हैं, है ना, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, और पेन ले लेता हूँ, कौन सी यही लेता हूँ। ये सब्जेक्ट है आई, फिर ये क्या है, ये वर्ब है, और ये क्या है, ये अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स, एक्स्ट्रा वर्ड्स, शब्द शब्द। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सब्जेक्ट है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिफ्थ फॉर्म, वो सिंपल प्रेजेंट में हमने देख लिया है, ये अदर वर्ड्स है। तो इसका पैसिव कैसे करेंगे, ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है, पहले डिसाइड तो करना पड़ेगा ना। आपको पैसिव वॉइस का सेंटेंस दे दिया जाए और बोले कि इसका पैसिव वॉइस करो, तो हमें पहले पता तो होना चाहिए नहीं कि ये तो सर पैसिव वॉइस ही है, पैसिव वॉइस का पैसिव फिर से कैसे करेंगे। एक बार तो पैसिव दे दिया, फिर से पैसिव कैसे करेंगे, है ना। तो इसीलिए हमने अच्छे से ये पढ़ा, देखा कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। तो सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस दिया गया है, ये जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस दिया गया है। तो हम पैसिव वॉइस के बारे में सोच सकते हैं कि पैसिव वॉइस बनाए कि नहीं बनाए। अगर बोले कि ये सेंटेंस है उसको पैसिव वॉइस में बनाओ, तो सबसे पहले तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, पहली कंडीशन। पैसिव वॉइस में दिया है और बोले कि पैसिव बनाओ तो नहीं होगा। तो पहली कंडीशन क्या है, दिए गए सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, पहली कंडीशन। कैसे डिसाइड करेंगे कि वो एक्टिव वॉइस में है, अभी तक हम वही तो कर रहे थे
कि एक्टिव है कि पैसिव। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दी गई है तो वो एक्टिव वॉइस होगा। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है लेकिन उसके आगे एम इज आर वाज वेयर बी बीइंग बीन नहीं दिया है तो भी वो क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा। वो अच्छे से देखा हमने। तो अब आप इतने तो कैपेबल हो गए हो कि आप डिसाइड कर पाओ कि एक्टिव है कि पैसिव है। तो अब आपकी बारी है, आपको डिसाइड करना है कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस है कि नहीं है। अगर आप अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो को फिर से देखो, जब तक ना कर पाओ तब तक फिर से देखो, क्योंकि इससे स्लो, इससे इजी वे में मतलब हो नहीं सकता, यही हो सकता है ना। तो एक्टिव वॉइस है वो आपने डिसाइड कर लिया। दूसरा स्टेप क्या अभी एक्टिव वॉइस है तो सारे दुनिया के जितने भी इंग्लिश के एक्टिव वॉइस सेंटेंस है उसका पैसिव बन ही जाएगा। मतलब और कुछ डिसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, डायरेक्ट पैसिव बन जाएगा। तो वो देखते हैं दूसरा स्टेप क्या है। पहला स्टेप एक्टिव वॉइस है कि नहीं है वो डिसाइड करो, है तो दूसरा स्टेप, अगर एक्टिव वॉइस है तो दूसरा स्टेप क्या है। दूसरा स्टेप ये है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, स्टेप वन क्या है, एक्टिव वॉइस है कि नहीं है वो डिसाइड करो। स्टेप वन क्या है, एक्टिव वॉइस है कि नहीं वो डिसाइड करो, एक्टिव वॉइस है कि नहीं वो डिसाइड करो। दूसरा स्टेप, स्टेप टू, फाइंड ऑब्जेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट दिया है कि नहीं वो डिसाइड करो। कैसे, अभी वो मैं सिखाऊंगा आपको डिटेल में कि कैसे सर। दो प्रकार, ये चीज भी हमने इसके पहले नहीं और उसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढे, फिर से मैं बता रहा हूं। दो प्रकार के वर्ब्स होते हैं। कितने प्रकार के वर्ब्स होते हैं, दो प्रकार के, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव का क्या मतलब है। ट्रांसिटिव ऐसे वर्ब्स को कहेंगे जिसके साथ ऑब्जेक्ट होता है, जिसके साथ क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वैसे वर्ब्स को ट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे। यानी सेंटेंस के अंदर जो वर्ब दिया है हमें उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, राइट हैंड साइड में जाएंगे तब ऑब्जेक्ट होगा। इंट्रांसिटिव वर्ब ऐसे वर्ब्स को कहेंगे जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जिसके साथ नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी कहते हैं ना, नो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब बोलोगे कैसे डिसाइड करें सर कि इसके साथ ऑब्जेक्ट है कि नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता चल रहा है कि वर्ब के बाजू में कौन सा वर्ड ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो वो भी मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। पहले यहां तक तो समझ लो कि दो प्रकार के वर्ब्स होते हैं, विथ ऑब्जेक्ट एंड विदाउट ऑब्जेक्ट। यानी वर्ब्स के बाद, सेंटेंस में वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ही उस सेंटेंस का पैसिव होगा। पहला स्टेप क्या है, दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस है कि नहीं है वो डिसाइड करो। दूसरा स्टेप क्या है, ऑब्जेक्ट ढूंढो। अगर ऑब्जेक्ट मिलता है तो वो एक्टिव वॉइस सेंटेंस का पैसिव वॉइस होगा। अगर नहीं मिलता है तो उसका कुछ नहीं हो सकता, उसका कुछ नहीं हो सकता। बोल दो नहीं होगा पैसिव, जो करना है कर लो, है ना, पैसिव नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट मिल जाए तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है, हमें पैसिव करना ही पड़ेगा। और वो सीखेंगे कि कैसे करेंगे। लेकिन अभी हम क्या सीख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है वो कैसे ढूंढे।
चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ, 2 सेंटेंस लिख के बताता हूँ मैं। अच्छा 3 ले लेता हूँ, चलो। पहला सेंटेंस जो मैंने लिया था वो ही लेता हूँ। I live in Delhi। दूसरा सेंटेंस आई से ही ले लेता हूँ, क्योंकि अभी हमारा फोकस क्या है, ऑब्जेक्ट ढूंढना। इजी इजी सेंटेंस से शुरू कर दे ताकि आपको समझ में आए चीजें। आई लर्न इंग्लिश। देखो मैं एकदम इजी सेंटेंस ले रहा हूँ, है ना, ताकि सबसे कमजोर से कमजोर जो बच्चा है उसको भी समझ में आए, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट्स को भी ऐसा ना लगे कि इंग्लिश बहुत हार्ड है ना। आई गिव सम, यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, होमवर्क टू माय स्टूडेंट्स। चलो अब हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढे। यहाँ सिर्फ मैंने 3 सेंटेंस लिए हैं, आपकी रियल लाइफ में बहुत हजारों सेंटेंस हो सकते हैं, सब में से आपको ऑब्जेक्ट है कि नहीं है वो डिसाइड करने का काम आ सकता है कभी भी लाइफ में, है ना। जब आप इंग्लिश सीख रहे हो या आपका कनेक्शन इंग्लिश से है लाइफ में, तब आपको सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट ढूंढना सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप सेंटेंस का ग्रामेटिकली पोस्टमार्टम कर पाते हो, उसको अलग अलग एनालाइज कर पाते हो चीजों को, तो आप इंग्लिश को बहुत ही जल्दी समझ पाओगे, बहुत ही जल्दी समझ पाओगे। और इंग्लिश आपको समझ में आएगी तो ही आप यूज कर पाओगे। आप बोलोगे कि हमें ये समझना ही नहीं, हमें डायरेक्ट इंग्लिश समझनी है, नॉट पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स। जितने जितना आप ग्रामेटिकली सेंटेंसेस को समझना शुरू करोगे उतना जल्दी इंग्लिश आएगी आपको, और आप लिख पाओगे, बोल पाओगे, लोग बोल रहे हैं तो समझ पाओगे। इसीलिए ग्रामर को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग बोल रहे हैं कि ग्रामर के बिना भी हम बोल सकते हैं यहाँ पर इंडिया में रह के, वो इतना प्रैक्टिकल नहीं है। कुछ कुछ चीजें बोल पाओगे, लेकिन एडवांस इंग्लिश के लिए आपको ग्रामर सीखना ही पड़ेगा, ये याद रखना। लाइफ में जब आपको आगे आगे सीखोगे तब पता चलेगा। चलो अब टॉपिक से भटकते नहीं है, हम वापस आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट ढूंढने से पहले हमें यह ढूंढना है कि उसमें वर्ब है कि नहीं है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब का ही तो होता है, दूसरा भी होता है, लेकिन ये हमारे अभी सिलेबस के बहुत बाहर की बात है। तो वो मैं अभी तो आपको इतना ही बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट है वो एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, और दूसरा होता है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। वो जब हम प्रेपोजिशन टॉपिक को पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे, जब हम प्रेपोजिशन टॉपिक को पढ़ेंगे, जस्ट अ सेकंड, जब हम प्रेपोजिशन को पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि उसके ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, क्या होते हैं। अभी हम क्या कहते हैं कि वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी वर्ब के बाजू में होंगे, अगर होंगे तो यहाँ पर ये वर्ब है, यहाँ पर ये वर्ब है। अभी ऑब्जेक्ट यानी क्या, ऑब्जेक्ट एक प्रकार के वर्ड्स ही होते हैं, यानी शब्द ही होते हैं। लेकिन कैसे शब्द, इंग्लिश में हमने शब्दों को अलग अलग 8 प्रकार में डिवाइड किया है ना। जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। कुछ कुछ ग्रामेरियंस आर्टिकल्स भी ले लेते हैं, लेकिन आर्टिकल्स एडजेक्टिव्स का ही पार्ट है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट वो क्या होता है, वो नाउन होता है, वो प्रोनाउन होता है, वो वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, क्या होता है। जो ऑब्जेक्ट होता है ना, हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होता है ना, वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। लेकिन प्रोनाउन में क्या होगा, प्रोनाउन में फिक्स वर्ड्स है कि इतने वर्ड्स को ही हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहेंगे। जैसे कि मी, अस, यू, हिम, हर, इट एंड देम।
अगर इतने वर्ड्स आते हैं, मी, अस, यू, हिम, हर, इट एंड देम, इसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। क्या कहेंगे इसको हम? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहेंगे। याद रखना अच्छे से, मी, यस, यू, हिम, हर, इट एंड देम। अगर ये शब्द वर्ब के बाद आते हैं, वर्ब के बाद अगर आपको ये शब्द दिखाई देते हैं, ये शब्द, तो वो शब्द ऑब्जेक्ट है। क्या है वो शब्द? ऑब्जेक्ट है। क्या है वो शब्द? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। इसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि वो कोई चीजों के शब्द नहीं है, वो नाउन के बदले यूज होते हैं, वो प्रोनाउन में देखेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि मी, यस, यू, हिम, हर, इट और देम, ये शब्द अगर वर्ब के बाद आते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। और ग्रामर में वो प्रोनाउन है, इसीलिए उसको हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी कहेंगे, लेकिन वो ऑब्जेक्ट है। तो जब भी आपको कोई बोले कि सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट ढूंढो, अगर ये शब्द दिए हैं वर्ब के बाद, तो आपको तुरंत बोलना है कि सर, मैम, यही ऑब्जेक्ट है। दूसरा ऑब्जेक्ट हो सकता है, यस, सेंटेंस में एक साथ दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तीन ऑप्शन है, या तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, या एक ऑब्जेक्ट होगा, या दो ऑब्जेक्ट हो गए। कैसे? दूसरा क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है देखेंगे। तो कोई भी नाउन वर्ब के बाद तुरंत दिया है। वर्ब के बाद अगर यहां पर कोई भी नाउन दिया है, तो वो नाउन भी वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है। वो नाउन भी क्या है? वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है। देखो, लिव के बाद इन दिया है। इन किसी का नाम नहीं है, वो नाउन नहीं है। इन क्या है? हमने पढ़ा तीसरी चौथी कक्षा में। इन क्या है? इन क्या है? इन कोई नाउन नहीं है, वो प्रेपोजिशन है। क्या है वो? प्रेपोजिशन है। कुछ लोग प्रीपोजिशन कहते हैं, प्रीपोजिशन नहीं, उसको प्रेपोजिशन बोलेंगे। और नाउन और प्रेपोजिशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। कोई भी नाउन कभी प्रेपोजिशन नहीं हो सकता, और प्रेपोजिशन कभी भी कोई नाउन नहीं हो सकता। ये लिख लो मेरी बात। कोई भी नाउन कभी भी कोई प्रेपोजिशन नहीं हो सकता, और कोई भी प्रेपोजिशन कभी भी नाउन नहीं हो सकता। तो जब भी प्रेपोजिशन आए तो वो नाउन नहीं है, अगर वो नाउन नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो वर्ब के बाद प्रेपोजिशन आ गया, उसका मतलब उसमें नाउन नहीं है, और प्रोनाउन तो इतने हैं वो भी नहीं दिया है। इसका मतलब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं होगा। उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं होगा। बोल दो, नहीं होगा। नॉट पॉसिबल। जो करना है कर लो, नहीं होगा। समझ में आई बात? अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं होगा। ये चीज याद रखो। ओके, एनी डाउट? चलो, दूसरा सेंटेंस, आई लर्न इंग्लिश। हमने वर्ब को ढूंढा, ये वर्ब है। यस, अभी मैंने एक्टिव वॉइस ही दिया है, पैसिव वॉइस करना है तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट ढूंढो। कैसे ढूंढेंगे? मैंने बताया कि वर्ब के बाद में क्या होना चाहिए? वर्ब के बाद में क्या होना चाहिए? किसी भी चीज का, किसी भी प्लेस, पक्षी, प्राणी, वस्तु, सब्जेक्ट, बिल्डिंग, सिटी, किसी का भी नाम होना चाहिए। इंग्लिश किसका नाम है? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का नाम है ना इंग्लिश। आई लर्न, मैं पढ़ता हूं। क्या? क्या पढ़ता हूं मैं, या क्या पढ़ती हूं? तो क्या पूछने से आपको नाउन मिलेगा। अगर नाउन है तो उसी को हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। अगर ऑब्जेक्ट मिलता है तो उसका पैसिव होगा, पीवी, पॉसिबल। पैसिव वॉइस होगा, पैसिव वॉइस पॉसिबल है, बना सकते हैं, बाद में बनाएंगे।
चलो जस्ट अ सेकंड। ओके नेक्स्ट, आई गिव सम होमवर्क टू माई स्टूडेंट्स। मेरे स्टूडेंट्स को मैं कुछ होमवर्क देता हूँ। सिंपल प्रेजेंट है ये सारे। वर्ब के बाद क्या होगा? या तो नाउन होगा या इसमें से कोई शब्द होगा, प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, तो वो ऑब्जेक्ट होगा। नाउन होगा। नाउन है? नहीं है। तो क्या ऑब्जेक्ट नहीं है? नया, नई चीज अब आई है, नई चीज सिखा रहा हूं, ध्यान रखो इसमें। अगर वर्ब के बाद कोई क्या दिया है? एडजेक्टिव दिया है। क्या दिया है? एडजेक्टिव दिया है, विशेषण दिया है। तो देखो कि विशेषण के बाद नाउन है? यस, नाउन है। तो ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये चीज याद रखो कि वर्ब के बाद तुरंत नाउन नहीं दिया है, लेकिन एडजेक्टिव के बाद नाउन दिया है। मैं मेरे स्टूडेंट को होमवर्क देता हूं। क्या देता हूं मैं? होमवर्क। क्या पूछने से मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया। तो ऑब्जेक्ट तुरंत नहीं है, बीच में एडजेक्टिव है। तो ऐसा भी हो सकता है, नाउन के आगे एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब के बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन भी हो सकता है। तो एडजेक्टिव प्लस नाउन को हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो यहां पर भी ऑब्जेक्ट मिल रहा है, इसका भी पैसिव होगा। समझ में आई बात? अच्छा, मैंने ये भी बोला था कि ऑब्जेक्ट नहीं होगा, या एक ऑब्जेक्ट होगा, या दो ऑब्जेक्ट होंगे। कहाँ है दो ऑब्जेक्ट इसमें? याद रखो, मैं मेरे स्टूडेंट्स को होमवर्क देता हूं। क्या क्या देता हूं? ऐसा सवाल करने से आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या देता हूं? क्या खिलाता हूं? क्या खाता हूं? क्या पहनता हूं? क्या करता हूं? क्या पढ़ा? क्या, वर्ब को क्या सवाल पूछने से आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। और दूसरा ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा आपको? दूसरा ऑब्जेक्ट आपको किसको पूछने से मिलेगा? किसको देता हूं होमवर्क? मैं होमवर्क किसको देता हूं? मेरे स्टूडेंट्स को। तो ये भी क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। मिला ना दो ऑब्जेक्ट, मिले ना दो ऑब्जेक्ट। तो दो ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढ पाते हैं? सबसे पहले तो वर्ब को पूछो, गिव है, देता हूं। क्या देता हूं? क्या, ये वर्ड्स याद रखो। क्या और किसको। अगर ये याद नहीं रखोगे तो ऑब्जेक्ट नहीं ढूंढ पाओगे। तो ऑब्जेक्ट नहीं ढूंढ पाओगे। क्या देता हूं, किसको देता हूं, क्या समझाता हूं, किसको समझाता हूं। जरूरी नहीं कि दोनों क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, ऑब्जेक्ट मिलेंगे। एक का मिलेगा, जैसे आई लर्न इंग्लिश। आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूं, पढ़ता हूं। क्या पढ़ता हूं मैं? इंग्लिश। मिला। किसको पढ़ता हूं, किस व्यक्ति को पढ़ता हूं? नहीं मिला। तो दो ऑब्जेक्ट नहीं मिले। आई होप इस वीडियो में आपको एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस कैसे डिसाइड करेंगे वो समझ में आया होगा। फिर सेंटेंस का एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस करने के लिए क्या करना है? ऑब्जेक्ट ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे वो भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया है, मतलब हमने ये तो देख लिया कि ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।